सो वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स चैप्टर नंबर 7 जो रोटेशनल मोशन है उसमें कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। अभी और आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? जैसे लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन हमें पता है, इट इज नथिंग बट व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी अगर लीनियर मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, और अगर रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? सपोज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल p at time t and t plus delta t are omega and omega plus delta omega respectively। मतलब t टाइम के उस वक्त उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा मतलब थोड़ी बढ़ गई। तो डेफिनेशन वाइज क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी ओमेगा बाई डी टी, या तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अभी ये जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। सो इट इज ए टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर हमें उसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ये यहाँ पर आएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी बन जाएगा। अब ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा ओमेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज आता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसमें रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या तो रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ 2 मार्क में पूछे तो इतना ही लिखना, इज मोस्ट आइडियल आंसर, और आप इसके ऊपर से ही पूरा आंसर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ इनिशियली मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द लीनियर एक्सेलरेशन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? तो ये उसका टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द लीनियर एक्सेलरेशन। तो वेक्टर रिलेशन इसका क्या है? तो वह बिटवीन v एंड ओमेगा s। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा हमको पता है। अब सबको पता है कि लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, जिस रेडियस के ऊपर वो रोटेशनल मोशन करता है, राइट। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो आप देख लीजिए v का डेरिवेटिव dv बाई dt होता है। अब ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r है, मतलब u इंटू वी है, तो पहले u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, राइट, लाइक दिस। तो dv बाई dt तो a हो गया, ओमेगा एज इट इज dr बाई dt वेलोसिटी v हो जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी अभी इससे पहले के टॉपिक में हमने सीखा तो वो अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा। अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू ओमेगा वी प्लस अल्फा आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये इस तरह से हम इसमें रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। द टू वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड अल्फा ओमेगा आर अल्फा एंड दिस थिंग। मतलब ये जो लीनियर एक्सेलरेशन ए है उसके दो कंपोनेंट है। कौन सा? एक तो ये पहला कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी, और दूसरा जो है वो अल्फा क्रॉस आर। अभी ओमेगा क्रॉस वी इज कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट, एंड लीनियर रिलेशन ए इज डिनोटेड बाय ए आर। अब इससे रिलेटेड जो एक्सेलरेशन है उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। एंड सिमिलरली अल्फा इंटू आर जो है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? ओमेगा वी साइन पाई बाई 2। क्यों पाई बाई 2? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 है, राइट, लाइक दिस। सो ओमेगा वी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियल कंपोनेंट मिल गया।
अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा। वो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा हो देख, सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड आर इज फाउंड टू बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, हेंस इट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। तो दो कंपोनेंट है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट। ओमेगा इंटू आर जो है, ओमेगा इंटू आर, राइट, लाइक ओमेगा इंटू वी, वो रेडियल कंपोनेंट है, और अल्फा इंटू जो आर है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। उसमें भी पाई बाई टू इज इक्वल टू अल्फा आर, सो ए इज इक्वल टू मतलब साइन पाई बाई टू, ए आर साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू ए आर, सो ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए टी। The radial component AR and the tangential component AT are mutually perpendicular. Hence, AR square plus AT square that is equal to ये इक्वेशन आ जाएगा। तो आपको अगर रिजल्टिंग लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला यूज करनी है। पता चल रहा है सब लोगों को? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ जैसे लीनियर मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा था और उसका डेरिवेशन भी सीखा था, जिसमें तीन मेन इक्वेशन थे। अगर आपको याद है तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी। सारे नोटेशंस क्या है, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम एंड v ज़ीरो इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो ऐसे जो इक्वेशंस है वो रोटेशनल मोशन में भी हम डिराइव कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन में भी डिराइव कर सकते हैं, तो वो हमें करने हैं, राइट। लाइक सो देख लेते हैं कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी इज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा ज़ीरो। हम इनिशियली ये सारी 0 कंडीशंस सपोज कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू टी टाइम, इट्स एंगुलर पोजीशन इज थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो अपॉन टी। तो इसको यहाँ ले लेते हैं टी को, तो ओमेगा के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी। अब ये जो इक्वेशन है, मैंने यहाँ सिमिलैरिटीज़ भी लिखी हुई है कि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी इन लीनियर मोशन। पता चल रहा है? तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा प्लस ओमेगा 0.2 इंटू टी, तो थीटा इज इक्वल टू ये आ गया। अब उसमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, फिर उसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है ये इक्वेशन भी किसके जैसा है, d इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके जैसा इक्वेशन है, सेम फॉर्मेट मिल रहा है, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा कि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू x इज इक्वल टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन लीनियर मोशन। सिमिलरली फिर से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा 0.2 और इंटू टी था, उस टी की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ ओमेगा माइनस ओमेगा 0.α, तो फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा 2 alpha theta that is equal to omega square minus omega 0 square. This equation is similar to the equation 2ax is equal to v square minus v 0 square in linear motion. तो ये सारे जो linear motion के equations आपने already study किए थे, वैसे ही format में हम और वैसे ही equations हम angular rotational motion के लिए भी derive कर सकते हैं, तो ये खास समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क। टॉर्क क्या है, हम लोगों ने फोर्स की बातें सीखी थी, राइट, लाइक दिस, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स जब हमने शुरू किया था मोशन में, डायनेमिक्स, राइट, लाइक दैट इज कॉजेज ऑफ मोशन। तो उस डायनेमिक्स में हमने एक बात सबसे पहले सीखा था, फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी। लेकिन अच्छी तरह से फिर से इसमें थोड़ा रिवाइज याद कर लीजिए, ये इतनी डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ी रिवाइज है। क्या है, फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स से हमेशा लीनियर मोशन आता है, लेकिन फोर्स से रोटेशनल मोशन नहीं आता या हमेशा नहीं आ सकता। उसके लिए कोई और एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, उस फैक्टर को टॉर्क कहते हैं।
तो जैसे फोर्स से लीनियर मोशन आता है वैसे टॉर्क से एंगुलर मोशन आता है या रोटेशनल मोशन आता है। सो टॉर्क इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी of the rotational dynamics. Torque plays a similar role in rotational motion as the force plays in the linear motion. ये actually relational नहीं है, rotational है, तो इतना इसमें change समझ लेना। अब ये डिस्कस करते हैं कि रोटेशनल मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हियर आई हैव टेकन द 3 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये O इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट, लाइक दिस। अब यहाँ से एक r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल P ले लेते हैं जिसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है। उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है और इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ सम रेफरेंस लाइन ऑफ एक्शन है। सो एज शोन इन फिगर, सपोज ए फोर्स F acts on the particle P. The position vector of P with respect to origin O is R. The angle between R and F is 0. So angle between R and F is 0. Theta, sorry, 0 नहीं, theta. The product of R and F is called the torque. अब torque की definition समझ लीजिए। जैसे force is equal to mass into acceleration होता है, वैसे torque is equal to R cross F होता है, लेकिन ये cross product है, उसमें dot product था, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट, लाइक दिस। सो एम आर एंड एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। सो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है। सो रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, तो अल्टीमेटली टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, ये भी ले सकते हैं, या तो मोमेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये भी ले सकते हैं। तो टॉर्क की अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, लेकिन इक्वेशन से ही नहीं आएगा, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन होती है। दस टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस पॉइंट। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 T-2 एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर। देखिए उसमें फोर्स का यूनिट सिर्फ न्यूटन है, जबकि यहाँ पर टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। सो न्यूटन और मीटर दोनों का कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको टॉर्क कहते हैं, फोर्स और डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। नाउ टॉर्क कैन बी एक्टेड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिकल्स एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस, सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट क्या है इसमें, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी हमने जो पहले टॉपिक देखा था वो एक ही पार्टिकल था। अब अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो क्या करने का, तो एक पार्टिकल के ऊपर जितना टॉर्क लगता है वैसा ही टॉर्क बाकी सारे पार्टिकल्स के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन हर एक का फोर्स शायद सेम होगा लेकिन पोजीशन सेम नहीं होगी। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टॉर्क सबके लिए चेंज हो जाएगा। तो सभी के ऊपर लगने वाला टॉर्क जो है वो हम अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर सबका टोटल कर देंगे, तो दैट इज नथिंग बट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन, right? Suppose for a system of particles, the position vector of different particles are r1, r2, r3 and so on, and the forces are f1, f2, f3 and so on respectively. The resulting torque on the system means the vector sum of the torque acting on every system of particle is called torque. Tau is equal to tau1 plus tau2 plus tau3 and so on. So it is nothing but the algebraic sum of all torques acting on individual particles, right, like that. So resulting torque tau1 की जगह हम r1 क्रॉस f1 रखते हैं, tau2 मीन्स r2 क्रॉस f3 f2 एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 अप टू n ri क्रॉस fi, जिसमें i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक आप घुमाते चले जाइए, राइट, लाइक दिस। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मूला बन सकती है। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। अब कोई रिजिड बॉडी ले लीजिए, रिजिड, उसके अंदर का कोई एक पार्टिकल, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, देखो, तो ये जो OP एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है और P से लेकर के ये जो लाइन बन रही है उसके ऊपर फोर्स F लग रहा है और उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, राइट, लाइक। तो हमें रिजल्टिंग टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क की ये भी डेफिनेशन है, R क्रॉस F। सो R क्रॉस F मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स ये उसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सो I J K XN YN ZN फिर FNX FNY FZ, मतलब ये पहले में R आ जाएगा और दूसरे में F आ जाएगा,
पहली कॉलम में. सो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू ये उसका एक्सपांशन, राइट. लाइक a torque acting on the entire body can be written as a vector sum of torques acting on all the particles. It is nothing but torque on individual particle. So it is a sum of torques on individual particle. इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है. ये सी पॉइंट था. आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. तो फिर से एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं. O इज द सेंटर ऑफ दैट बॉडी, या फिर उसका एक रेफरेंस पॉइंट है. वहाँ से P इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स F लग रहा है थीटा पे. तो F के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक F cos थीटा और एक sin थीटा. अभी अगर इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास, O के आसपास अगर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, आप देख लीजिए, मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो आप देख लीजिए कि ये रोटेशन के अंदर F sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये इसको इधर खींचता है और रोटेट करने के लिए ऊपर की तरफ खींचना जरूरी है. इसका मतलब है इसके कंपोनेंट्स कौन से आएंगे वो देखना है. तो सपोज ए फोर्स F acts on the particle P of a rigid body as shown in figure. Here the force is taken in the plane perpendicular to the rotational axis, which is coming out from the plane of the tube. The position vector of point P with respect to time, with respect to center of its circular path is R. The angle between F and R is theta. To understand the effectiveness of F in producing the rotational motion, consider two components. तो अभी इसके दो कंपोनेंट हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. F के कौन से F के दो कंपोनेंट, एक एंगल थीटा है, तो दो कंपोनेंट कौन से हो गए, पैरेलल डायरेक्शन में F cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F sin थीटा. ये आपको पता ही होगा, 11th स्टैंडर्ड में हमने, मतलब इसके अंदर हमने सेकंड और थर्ड लेसन में हमने स्टडी कर लिया है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, cos थीटा एंड sin थीटा. ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं, राइट, लाइक दिस. सो कंपोनेंट ऑफ F पैरेलल टू R इज F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F cos थीटा और R क्रॉस F1 इज इक्वल टू 0. दिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, thus it does not produces the rotational motion. अब इसमें rotational motion produce नहीं होता. Second, the component of F perpendicular to the R, तो F2 is equal to F sin theta. This component produces the rotational motion. अब देख सकते हैं कि इसके अंदर जो perpendicular component है वही उसको घुमाने का काम करता है, जो parallel component है वो तो उसको उसी पोजीशन पे फिक्स रखता है, राइट, लाइक दिस. अभी टॉर्क को ही कपल भी कह सकते हैं. कपल मतलब क्या है कि व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, राइट, लाइक दिस, एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम लाइन, राइट, लाइक दिस, देन दे प्रोड्यूसेस द कपल. कपल बेसिकली क्या है, आप जानते हैं जब हम पानी का नल खोलते हैं तो दो हमारी जो भी फिंगर्स हैं वो दो अलग अलग पॉइंट पे जाती है और अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, अलग अलग नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. ऐसे करके हम नल खोलते हैं, राइट, लाइक दिस. तो ये इस तरह से जो नल हम खोलते हैं, तो आप देखिए हमारा जो फिंगर्स है वो दोनों फिंगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है उससे जो इफेक्ट आती है उसको कपल कहते हैं. कपल, the forces on equal magnitude and opposite direction which are not linear, collinear, form a couple. As shown in figure, forces F1 and F2 acts on the two particles P and Q of the rigid body having position vector R1 and R2 respectively. मतलब ये यहाँ पर लगेगा. अब ये P पॉइंट के पास ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है और Q पॉइंट के पास नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से खुल जाएगा, राइट, लाइक दिस. और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस R1 माइनस R2. तो अभी इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं. सो F1 एंड F2 म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन. द रिजल्टिंग टॉर्क ऑन द टॉर्क्स Τ1 and Τ2 produces due to the forces F1 and F2 is called the moment of couple. So torque Τ is equal to R1 minus R2 cross F1. R minus R2 F1 sin phi minus theta. F1 की जगह अगर F2 के टर्म्स में रखना है तो ये रखना पड़ेगा, F1 sin theta phi minus theta. So R1 minus R2 F1 sin theta आ जाएगा, क्योंकि sin phi minus theta sin theta आ जाएगा, right, like this.
तो नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब द बॉडी विच इज मूविंग रोटेशनली या तो एंगुलर मोशन कर रहा है तो उसको भी मोमेंटम होता है। जैसे लीनियर मोशन को मोमेंटम होता है, वैसे एंगुलर मोशन को भी एक मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम कितना आता है वो देख लेते हैं। जैसे लीनियर मोशन का मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आएगा वो हमें देखना चाहिए। So suppose the position vector of the particle of mass m is OQ, that is equal to r in Cartesian coordinate system। तो Cartesian coordinate system पे यहाँ पर दिखाया हुआ उसमें Q पॉइंट का r है पोजीशन वेक्टर, राइट लाइक दिस पोजीशन वेक्टर। अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा, राइट लाइक दिस। ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। P is equal to m into v। m is the mass of the body, v is velocity। Suppose the angle between P and R is theta. The vector product of R and T is called the angular momentum L of the particle with reference to point O. तो L is equal to R cross P आता है। L is equal to R cross P. So that means L is equal to RP sin theta। Naturally L is equal to R cross P है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में उसका क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो डिटर्मिनेंट से I J K X Y Z P X P Y P Z। आप ये वेक्टर्स में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये सीखेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एल इज केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट, या तो जूल इंटू सेकंड। ये जूल इंटू सेकंड भी हो सकता है। तो ये था डिस्क्रिप्शन अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको एग्जाम में एंगुलर मोमेंटम को पूछता है तो ये फिगर ड्रॉ करने की ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, राइट लाइक दिस। नेक्स्ट इसको यहाँ लिखते हैं। The relation between angular momentum of a particle and torque acting on it। अब relation between angular momentum and torque, उन दोनों में क्या relation है? So हमें ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन था, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन L is equal to R cross P with respect to time we get। तो अभी L is equal to R cross P इक्वेशन है, हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो L का डेरिवेटिव dl by dt। अब ये फिर से R क्रॉस P है तो पहले R एज इट इज P का डेरिवेटिव प्लस P एज इट इज R का डेरिवेटिव। तो रखते हैं dp by dt क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स आएगा, वो हमेशा फोर्स ही होता है। सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स आएगा। सो r क्रॉस f आएगा प्लस dr by dt कितना हो गया? dr by dt v, तो v क्रॉस p आएगा। इसका मतलब है इसके दो पार्ट्स बन गए इस इक्वेशन के। कौन से? L इज इक्वल टू R क्रॉस P का जब डेरिवेटिव किया तो दो पार्ट बन गए, और वो कौन से आए? dl by dt इज इक्वल टू R क्रॉस F प्लस V क्रॉस P। अब उसमें से R क्रॉस F की वैल्यू मिलेगी लेकिन V क्रॉस P की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि V और P के दोनों के बीच का एंगल सेम ही होगा, डायरेक्शन सेम होगा, मतलब एंगल ज़ीरो होगा। और अगर एंगल ज़ीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि उसमें साइन थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। जबकि R क्रॉस F की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, तो वो यहाँ पर अगर रख देंगे तो डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू R क्रॉस F आएगा। दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? टॉर्क। R क्रॉस F की वैल्यू कितनी हो गई? टॉर्क जितनी। दस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ये खास समझ लीजिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। जैसे फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी था, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। The result is similar to the second law of motion. The rate of change of linear momentum is equal to force. So F is equal to dp by dt होता है and L is equal to dr by d tau by dt, right like this. Rate of change of dl by dt. So ये इस तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब पूरी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? तो फिर से प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने ऑलरेडी देखा है, टॉर्क के वक्त भी देखा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फाइंड करने का और फिर सबको एडिशन कर देने का। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का हमें लीनियर मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, right like this. So suppose the angular momentum find करना पड़ेगा। So suppose the angular momentum of a particle of a system made up of
n पार्टिकल्स, तो n पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम कितना है, L1 L2 L3 एंड सो ऑन, एंगुलर मोमेंटम। हैंस द टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, राइट, एल सो। अभी डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया dl/dt, ये dl1/dt, dl2/dt एंड सो ऑन। अभी ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है कि dl/dt टॉर्क टॉ होता है, तो ये टॉ1 हो गया, ये टॉ2 हो गया, ये टॉ3, इस तरह से सभी का टोटल करते चले जाएंगे तो टॉn होता है। सो dl/dt इज इक्वल टू टॉ। Thus, the rate of change of angular momentum of a system of particle is equal to the resultant external torque. तो हम resultant external torque हम इससे से पता कर सकते हैं। Next, the angular momentum of a rigid body. Angular momentum of a rigid body. So you know that every particle of a rigid body performs a circular motion in a plane perpendicular to the rotational axis. Right, like तो कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के पास फिक्स कर दीजिए, तो वो उस रेफरेंस पॉइंट के आसपास रोटेट करने लगेगा। राइट, लाइक कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको फिक्स कर देते हैं तो उसके आसपास वो रोटेट करने लगता है। राइट, अभी वहाँ से कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, उसका डिस्टेंस मेजर करिए, कहाँ से, उस सेंटर ऑफ पार्टिकल से और सेंटर ऑफ ग्रोथ से, तो वो जो है वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। वो डिस्टेंस सभी पार्टिकल के लिए अलग अलग है। तो यहाँ R and P are the mutually perpendicular, right? So we know that L is equal to L1 plus L2। देखिए इंडिविजुअल जो पार्टिकल है सभी के एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके सबका टोटल करना, तो L is equal to L1 plus L2 plus L3 and so on। L1 की जगह R1 क्रॉस P1, L2 की जगह R2 क्रॉस P2 and so on। The vector R and T being mutually perpendicular, the magnitude of L is, अभी L की जगह R ओमेगा रख देते हैं या P की जगह M into V रख देते हैं, तो P1 is equal to M1 V1, तो R1 M1 V1, R2 M2 V2 and so on। So P is equal to M into V। Here the angular speed of each particle is same। एंगुलर स्पीड सेम होता है। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होती है। लीनियर वेलोसिटी चेंज होती रहती है लेकिन एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। राइट, लाइक दिस। सो L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। तो ये M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन ये आ जाएगा। राइट, लाइक दिस। उसके बाद फिर L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा आएगा। आई, तो ये आई मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो हमने ये फॉर्मूला लिखी थी कि दैट इज M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ओमेगा को कॉमन लेने के बाद, तो कॉमन लेने के बाद जो भी कुछ रहता है उसमें क्या है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका टोटल है, तो उस क्वांटिटी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो आई इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे लीनियर मोशन में जो मास है वो लीनियर मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं कि किसी बॉडी को हम धक्का देते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़े आगे तक मूव करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर जाके रुक जाता है। उस रुकने की दो वजह है, एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा मास है। उसका जो मास है उस मास की वजह से वो स्लो पड़ जाता है। राइट, इफ आई इज द, इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी एक गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके आसपास ये घूमता है। राइट, लाइक दिस। तो L इज इक्वल टू, ये आई की वैल्यू यहाँ रख दे, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अभी डेरिवेटिव करते हैं तो dl/dt इज इक्वल टू आई डी ओमेगा/dt, तो ये डी ओमेगा डी बेटा अल्फा हो गया। सो दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और समझ में आया कि वो पहले वाली फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। राइट, dl/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी शुरू में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा। नाउ इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सी मोमेंटम कोई भी टाइप का हो हमेशा कंजर्व ही रहता है।
अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो, मतलब रिजल्टिंग फोर्स या टॉर्क जीरो रहता है तो की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा. So if the resultant torque acting on the rigid body is zero, the angular momentum of the rigid body remains constant. That means अगर कोई resultant torque zero है तो नेचुरली उसका एंगुलर मोमेंटम सस्टेन रहेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इज इट क्लियर? तो ये जो है अभी का ये लेक्चर में हमने इतने टॉपिक कवर किए हैं, तो यहाँ पर ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ. इसके बाद का जो बाकी का पार्ट है वो लेक्चर नंबर 3 में अभी आपके सामने हम लाएंगे. तब तक ये इतना प्रिपरेशन करिए, और कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. राइट, थैंक यू.